बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफत जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफत जहां। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए जी टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन जो है ये बेसिकली सेकंड मेन पोर्शन है इस चैप्टर का, क्योंकि इससे पहले जो हमने फर्स्ट पोर्शन डिस्कस किया था इस चैप्टर रिलेटेड वो था फोटोसिंथेसिस। आज हम इसका सेकंड मेन पोर्शन का एक पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, रेस्पिरेशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन की दो टाइप्स थी। ठीक है, नंबर वन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अदर वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो उसको आसान जुबान में ब्रीथिंग भी कहते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर आना, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर इसकी सेकेंड टाइप की बात करें जो कि इंटरनल रेस्पिरेशन है, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन की भी बोलते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है बेसिकली ये सेल लेवल पे हो रही होती है, इसीलिए हम इनको इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके ना काफ़ी सारी स्टेजेस हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने बस इसके दो फेजेस डिस्कस करने हैं। नंबर वन प्रिपरेटरी फेज, अदर वन इज ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक हो गया। आई होप आपको आज के टॉपिक के रिलेटेड थोड़ा बहुत आइडिया डेवलप हो गया होगा कि क्या होने जा रहा है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से इस टॉपिक के रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको बता दिया कि हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्योंकि हमने कहा कि ये सेलुलर लेवल पे हो रही होती है, मतलब कि सेल के अंदर हो रही होती है, इसीलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें ना तो ये काफ़ी सारे स्टेप्स में हो रही होती है, इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, नंबर वन जो इसकी स्टेज होती है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस को समझो, पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली कहते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना। ठीक है, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने के बाद 2 पायरुविक एसिड में उसका कन्वर्ट होना। ठीक है, मतलब 6 कार्बन का जो कंपाउंड है ग्लूकोज, उसका 2 3 कार्बन में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसकी अकरेंस की बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ये साइटोसोल में होता है। साइटोसोल की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म का बेसिकली सोल्यूशन पार्ट होता है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बाकी स्टेजेस की बात करें जो कि रिमेनिंग 3 है, उसमें आ जाता है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज रेस्पिरेटरी चेन। अब यहाँ आप ये समझें कि जो नंबर 1 इसकी स्टेज है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ये बेसिकली हमने आज की लेक्चर में डिस्कस करनी है। ये जो है ना इसको हम आगे फर्दर वन बाय वन अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज हमने जो ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस करना है, यहाँ आप समझो कि ये एक तो साइटोसोल में होता है, दूसरा ये कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा होता है। ठीक है, मतलब आज हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें ना तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसको हम कैटाबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कैटाबोलिक प्रोसेस का होता है कि कम्प्लेक्स का टूट के सिंपल में कन्वर्ट होना, मतलब कि हम देखेंगे कि जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है जो ग्लूकोज है उसका टूट के छोटे छोटे 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, कम्प्लेक्स से सिंपल तक कन्वर्ट होना, इसको हम कैटाबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। वो हमने आज बेसिकली डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब हम लोकेशन की बात करते हैं। कहते हैं कि ये तो साइटोसोल में होता है, बाकी जितने 3 इनकी स्टेजेस और स्टेप्स है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसकी खास एक जगह में हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल की बात करें तो ये जो दोनों प्रोसेस है ना ये मैट्रिक्स में हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, लेकिन जो अगर रेस्पिरेटरी चेन की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी चेन है बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, जो कि फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ये जो रिएक्शन या स्टेज है ना ये हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं स्टेप्स, और ग्लाइकोलाइसिस जो वो साइटोसोल में होती है, और ग्लाइकोलाइसिस जो है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो जाती है। ऑक्सीजन कोई ऐसा इनके लिए एसेंशियल नहीं होती, लेकिन अगर हम इन रिमेनिंग 3 स्टेप्स की बात करें तो इनके लिए ऑक्सीजन मस्ट होती है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। समझ आ गई ये डिटेल। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट यही है जो अभी मैंने आपको रिसेंट बताया कि जो ग्लाइकोलाइसिस है एक तो वो साइटोसोल में हो रही होती है, दूसरा उनके लिए कोई ऑक्सीजन ऐसा ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो रहे होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो इज़ नॉट एसेंशियल फॉर दिस। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि अगर हम रिमेनिंग इनके 3 स्टेजेस या स्टेप्स की बात करें वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको कहा कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं।
समझ आ गई ये डिटेल भी। चलें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो इस टॉपिक के रिलेटेड है, मतलब आज जो हमने जितनी भी डिटेल डिस्कस करनी है वो ग्लाइकोलाइसिस पे बेस्ड है। तो मैंने अभी आपको ग्लाइकोलाइसिस का कहा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो बेसिकली ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना इनटू 2 पायरुविक एसिड। सो ये जो ब्रेक डाउन होती है इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। अभी मैंने आपको कहा यही वजह है कि हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सो रेस्पिरेशन की बात करें तो इनकी दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 एनारोबिक रेस्पिरेशन, अदर वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है। ये तो मोटी मोटी जो डिटेल हमने पहले भी डिस्कस की थी। अच्छा जी, अब यहाँ समझें, कहते हैं कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, एक तो ये साइटोसोल में हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे जी ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं इंटू 2 पायरुविक एसिड, क्या ये बहुत आसान है, क्या ये एक स्टेप का रिएक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लूकोज का 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के पीछे काफ़ी सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए इंटू 2 पायरुविक एसिड। काफ़ी सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे। इवन मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, चलें आपको समझने के लिए आसान हो जाए। ये देखें, ग्लूकोज का 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, क्या ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है? नहीं, इनके अंदर काफ़ी सारे रिएक्शंस आते हैं। इसका मतलब ये काफ़ी सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है। उसके अलावा अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, कहते हैं कि इस ग्लाइकोलाइसिस में काफ़ी सारे एंजाइम्स हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ स्पेसिफिक एंजाइम हेल्प करते हैं, बल्कि हम आगे देखेंगे कि एंजाइम के साथ एटीपी भी हेल्प कर रहा होता है, कोई एंजाइम भी हेल्प कर रहा होता है। एनडीडी, जिसकी यहाँ फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो ये जो है ना, ये तीनों चारों चीज़ें जो है वो बहुत एसेंशियल होती है ग्लाइकोलाइसिस को परफॉर्म करवाने के लिए, जो कि साइटोसोल में हो रही होती है। समझ आ गई कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, मतलब ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है 2 पायरुविक एसिड में, एक तो उसमें काफ़ी सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि ये स्पेसिफिक एंजाइम इनको ये कैटालाइज करवाने में हेल्प करते हैं। एंजाइम के साथ साथ कहते हैं एडिशन टू द एंजाइम के साथ साथ एटीपी की भी जरूरत पड़ती है, कोई एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ती है, और एनडीडी भी हेल्प कर रहा है। एनडीडी क्या है? बेसिकली निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो ये हमने देख ली कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उसके साथ अब हमने कहा कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, उसके फर्दर आगे 2 फेजेज हैं। नंबर 1 प्रिपरेटरी फेज, अदर वन इज ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। अच्छा जी, प्रिपरेटिव फेज आपको नाम से पता लग रहा है, इसमें ना कुछ प्रेपरेशन होनी होती है, तैयारी पकड़ी जाती है, ठीक है। अच्छा, प्रिपरेटिव फेज की बात करें ना, एक तो कहते हैं कि यहाँ से ये वो स्टेप है जहाँ से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब कि ये स्टार्ट का एक प्रोसीजर है। ये प्रिपरेटिव फेज है, ये फर्स्ट फेज है ग्लाइकोलाइसिस की, ठीक है। इसमें चीज़ें प्रिपेयर होती हैं, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है। उसके साथ साथ कहते हैं कि यहाँ एनर्जी यूज होती है। आप कहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्टेंट में जब हमने देखा था कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पायरुविक एसिड में, कन्वर्ट होने के बाद हमें एनर्जी मिल रही होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ तो ये कि प्रिपरेटिव फेज में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कि कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो प्रिपरेटिव फेज में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वो जरूरत पड़ेगी, वो यूटिलाइज होगी, तभी ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका फेज है दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज। इसमें ना इसके रिजल्टेंट में हमें हाई एनर्जी फॉस्फेट के बॉन्ड बनते हुए नजर आएंगे, हमें एटीपी के बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स एटीपी मिलते हुए नजर आएंगे, और इस फेज में ना बेसिकली एनर्जी हमें मिल रही होती है, ठीक है। सो इसमें एनर्जी यूज हो रही होती है, और ग्लाइकोलाइसिस के इस फेज में, जो कि लास्ट फेज है, इसके रिजल्टेंट में हमें एनर्जी मिल रही है। और इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्टेंट में हमें एनर्जी ही मिल रही होती है, और वो एनर्जी इस ग्लाइकोलाइसिस के जो लास्ट फेज है ऑक्सीडेटिव फेज, उसके रिजल्ट में हमें मिल रही होती है। समझ आ गई सारी बातें? यहाँ तक ना हमने बेसिकली इनके स्टेप्स देखे, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी अकरेंस देखी, अकरेंस के बाद हमने इसकी अकरेंस के साथ हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें इनको परफॉर्म करवाने में हेल्प कर रही हैं। उसके बाद हमने इनकी 2 फेजेस देखी, और अब जो है ना वो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ये सारे का सारा प्रोसीजर है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रही है। सबसे पहले ना मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करूँगी, फिर हम जो है ना इसकी थ्योरी देखेंगे, तो आपको ये सारी की सारी स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। आपने ना ये डायग्राम को ध्यान से समझना है। अगर आपने ये डायग्राम समझ ली ना, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप ये फ्लो चार्ट समझ गए तो अब आपको सारे का सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। चलें जी, स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो मेरे साथ इसको समझते जाएं। सबसे पहले ग्लूकोज जो है ना, अब होनी क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होनी है। तो सबसे पहले ग्लूकोज, जो कि आपको पता है कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आप कहेंगे कि ये ग्लूकोज है, जो कि चले माना 6 कार्बन है, अब इसमें फॉस्फेट कहाँ से ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, ये जो बेसिकली
एटीपी है, जो हमने कहा कि बेसिकली ये प्रिपरेटरी फेज है, ठीक है। तो हमने कहा कि प्रिपरेटरी फेज में एनर्जी यूज होती है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो एटीपी यहाँ इस्तेमाल हो रही है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे काम करेगी, ये रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये जो एटीपी है ना, ये अपना एक फॉस्फेट देगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी खुद इनटू एडीपी, ठीक है। मतलब कि आपको पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ट्राई डाई में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब एक फॉस्फेट आगे अटैच हो जाएगा इस ग्लूकोज के साथ, और जब इस ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट अटैच होगा जो कि इस एटीपी मॉलिक्यूल ने दिया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ तक समझ आ गई क्या हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब आप कहेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ। बेसिकली अगर आप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की बात करें तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है। आइसोमर कहते हैं कि हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। इन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस इनकी डिफरेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आके अटैच हो जाएगा। अब यहाँ रीजन समझे कि क्या जरूरत पड़ी ग्लूकोज को अपना आइसोमर बनाने के लिए, ठीक है। वो ग्लूकोज अगर सेम ही है, इनका केमिकल फार्मूला सेम ही है, तो क्यों वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ, इनको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की क्या जरूरत पड़ी। वो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज पे ना 2 फॉस्फेट आके अटैच नहीं हो सकते। अब आगे हम देखेंगे कि 2 फॉस्फेट अटैच होंगे क्योंकि ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ये भी अपना फॉस्फेट देगा, ठीक है। तो जब 2 फॉस्फेट लगेंगे तो वो ग्लूकोज के साथ अटैच नहीं हो सकते, यही वजह है कि वो फ्रक्टोज के साथ अटैच होते हैं, तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गए इनटू फ्रक्टोज। रीजन समझ आ गई, ठीक है, क्या रीजन थी। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा कि ये जो एटीपी है ना, ये भी अपना एक फॉस्फेट देगा और कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, ठीक हो गया। अब जब एक फॉस्फेट यहाँ से आया, ये बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसने भी दे दिया, इसका मतलब अब दो फॉस्फेट लगेंगे फ्रक्टोज में और वो क्या बन जाएगा, फिर ये बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देखो फॉस्फेट था या बिस आ गया, बिस का मतलब 2 फॉस्फेट लगे, पहले यहाँ एक था अब दूसरा भी आके लग जाएगा तो वो बिस फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। और 1,6 का मतलब है कि ये जो फ्रक्टोज जो कुछ 6 कार्बन कंपाउंड है, इसकी एक तो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट अटैच हो गया और दूसरा इनकी कार्बन नंबर 6 पे अटैच हो गया। तो ये पोजीशन बताई हुई है फॉस्फेट की, ठीक है। एक तो कार्बन नंबर 1 पे आके अटैच हो गया फॉस्फेट, दूसरा कार्बन नंबर 6 पे अटैच हो गया फ्रक्टोज के। यही वजह है कि उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ तक समझ आ गई क्या हुआ। चलें जी, उसके बाद ना अब होना ये है कि फ्रक्टोज जो है 1,6 बिस फॉस्फेट ये अनस्टेबल है, ये फॉरन कन्वर्ट हो जाएगा दो मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल हमने कहा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा मॉलिक्यूल हमने कहा DHAP मतलब डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट। अब जो डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट जो हमें यहाँ मिलेगा वो ना अपने आप को कन्वर्ट कर देगा इनटू एक और मॉलिक्यूल में जो कि है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसका मतलब कि फ्रक्टोज के बाद एक हमें ग्लाइसरल्डिहाइड तो मिला और दूसरा भी हमें मिल गया। वो दूसरा इसलिए क्योंकि वो जो DHAP का मॉलिक्यूल था, जो डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था, उसने भी अपने आप को कन्वर्ट कर दिया एक और मॉलिक्यूल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। समझ आ गई। तो ये आप समझ जाएं कि यहाँ से फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से कन्वर्ट हो गया इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ तक आपको कहानी समझ आएगी कि हो क्या रहा है। अच्छा, यहाँ तक अगर हम बात करें ना, यहाँ तक हमारा प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, यहाँ तक हमारा प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हो गया। यहाँ एनर्जी यूज हुई और कितनी एनर्जी यूज हुई, 1 और 2। यहाँ 2 एनर्जी जो आपको पता है इस्तेमाल हुई, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा था एनर्जी इस्तेमाल हुई है इसलिए ये प्रिपरेटरी फेज है। और यहाँ से ना नीचे हमें एनर्जी मिलेगी, हासिल होगी, एनर्जी फॉर्म होगी। तो हम कहते हैं कि ये जो फेज अब नीचे स्टार्ट होने जा रही है वो है ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक हो गया। चलिए जी, मूव ऑन करते फर्दर। अब जो 2 मॉलिक्यूल हमें मिले थे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, अब यहाँ ना बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती हुई नजर आएगी। अब आपको पता है मैंने स्टार्ट में कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस या रेस्पिरेशन की भी इवन बात करें ना, रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव रिएक्शन, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और इसमें रिडक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसमें बेसिकली ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें ना हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल होगी। और ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी ना, ये हाइड्रोजन अपना देगा, इसको देगा, किसको देगा, NAD को देगा। तो जब हाइड्रोजन मिला NAD को तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH। समझ आ गई। अब ये जो आप हाइड्रोजन देख सकते हैं ना, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये दिया इसने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने दिया। तो जब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन देंगे तो इसका मतलब ये NAD कन्वर्ट हो गया इनटू NADH। इसका मतलब यहाँ हुई क्या हुई, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ इस मॉलिक्यूल ने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने अपना इलेक्ट्रॉन भी दिया, हाइड्रोजन भी दिया।
तो आपको पता है कि जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है कि ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ऑक्सीडेशन देखी गई। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन भी दिए अपने, ठीक है, इसने हाइड्रोजन भी दिए, किसको दिए, इसको दिए NADH को। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ रिडक्शन हुई, मतलब इसने लिए, ठीक है, यहाँ एडिशन हुई तो ये रिडक्शन हुई, यहाँ लॉस हुआ, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन देखने की मिली। इसका मतलब रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। समझ आ गई। तो ये होने के बाद बेसिकली जो ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया ये ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक हो गया। उसके बाद ना अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से ना कन्वर्ट होना होता है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब आप कहेंगे कि 1,3-bis फॉस्फेट था, इसका मतलब यहाँ 2 फॉस्फेट अटैच थे, लेकिन नीचे आके हमें देखने को मिला सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट। तो जो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट था वो कहाँ गया, ठीक है। तो वो आप समझने के लिए यहाँ आ जाए, ये जो ADP का मॉलिक्यूल है ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया इनटू ATP। इसका मतलब हमने यहाँ से फॉस्फेट दे दिया इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, और यहाँ से फॉस्फेट लेने के बाद वो कन्वर्ट हो गया इनटू ATP। अब ATP मिला, इसका मतलब हमें एक एनर्जी मॉलिक्यूल मिल गया। समझ आ गई। चलें जी, तो जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट ने अपना एक फॉस्फेट ADP को दिया, वो कन्वर्ट हो गया इनटू ATP, और वो खुद जो है एक फॉस्फेट देने के बाद कन्वर्ट हो गया इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। समझ आ गई कैसे बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ना, ये भी अपना एक फॉस्फेट दे देगा। फॉस्फो नाम ही लगा हुआ है, आपको पता है कि इसका मतलब यहाँ फॉस्फेट अटैच है। ये भी अपना एक फॉस्फेट देगा, किसको फॉस्फेट देगा, ये देगा अपना फॉस्फेट ADP को। अब इसने जब अपना फॉस्फेट ADP को दिया तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू ATP। अब हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल मिल गए रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट में, और ऑक्सीडेटिव फेज में हमें मिले, ये ठीक हो गया। इसका मतलब जब इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने अपना एक फॉस्फेट दे दिया तो ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में। अब क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब हमें 2 पायरुवेट मिल गई, एक इधर और एक इधर, तो 2 पायरुवेट मिल गई। यहाँ तक आप समझो कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया इनटू 2 पायरुवेट, और ये ग्लाइकोलाइसिस होगी, और इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में एक फेज हमने यहाँ तक देखी थी, वो थी प्रिपरेटिव फेज, जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ 2 मॉलिक्यूल यूज़ हुए, ठीक है, और यहाँ हमें 2 मॉलिक्यूल मिले। अब अगर हम इसके टोटल नेट गेन की बात करें ना, तो 4 ATP के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4 ATP के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं, और 2 आपको पता है कि इस्तेमाल हो गए। इसका मतलब अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो नेट जो गेन है ना हमारा, वो 2 ATP मॉलिक्यूल का होता है। समझ आ गई। ये सारी की सारी डिटेल अब हमने नेक्स्ट थ्योरी में देखनी है। जैसे जैसे थ्योरी डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ, वो थ्योरी पीछे डायग्राम, तो मैं आपके साथ वो थ्योरी पीछे डायग्राम के साथ रिलेट भी करवा दूंगी। आई होप आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, और यही आपको याद हो जाएगा। आपने परेशान होना, कोई इतना ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है। कहते हैं कि अगर हम प्रिपरेटिव फेज की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आपको पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट फेज था ना, या फर्स्ट स्टेप था ना, वो प्रिपरेटिव फेज था। इसमें बेसिकली होता ये है कि जो ATP है ना, वो अपना फॉस्फेट ग्रुप देता है। किसको देता था? ग्लूकोज को देता था। यही वजह है कि वो कन्वर्ट होता था इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। हमने कहा था कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब जो ATP है वो अपना एक फॉस्फेट देगी इस ग्लूकोज को। यही वजह है कि हम कहते हैं कि प्रिपरेटिव फेज में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये जो ATP है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पे काम करता है। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद कहते हैं कि एंजाइम की जरूरत भी पड़ती है। हमने पीछे भी कहा था कि एंजाइम लगते हैं, एंजाइम कैटालाइज करवाते हैं, और एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि आइसोमर है, ठीक है। हमने कहा ग्लूकोज ने कन्वर्ट होना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि इस ATP ने अपनी एनर्जी के साथ साथ ATP ने क्या किया, फॉस्फेट दिया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद आइसोमर बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और हमने कहा कि ये जो स्टेप हुआ, ग्लूकोज ने जो अपना आइसोमर बनाया, उसमें एक एंजाइम ने हेल्प किया उसको ये कन्वर्ट करने में। उसके बाद कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि ATP का मॉलिक्यूल अपना सेकंड फॉस्फेट भी देता है। हमने कहा था कि 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो प्रिपरेटिव फेज में यूज होते हैं, और जैसे उन्होंने दिया फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बन गया, ठीक हो गया। जैसे ही इस फॉस्फेट ने, इस ATP ने अपना फिर फॉस्फेट दिया, तो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था ये कन्वर्ट हो गया इंटू फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। यही वजह है कि हमने कहा आइसोमर बना। क्यों आइसोमर बना? क्योंकि 2 फॉस्फेट नहीं अटैच होना होता, ग्लूकोज के साथ 2 फॉस्फेट अटैच नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने
अपना सेम स्ट्रक्चरल वाला आइसोमर बनाया, तो फ्रक्टोज जो है वो बना, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, क्योंकि इस एटीपी ने भी अपना फॉस्फेट दिया। यहाँ से एक फॉस्फेट आया था तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है। जब इसने भी अपना दे दिया तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमारी समझ आ गई। उसके बाद कहते हैं कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और एंजाइम जो है वो फिर बाद में स्प्लिट करवाते हैं ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट को इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, और 2 फ्रेगमेंट्स मैंने आपको कहा था कि 2 चीज़ें बनती हैं, उनमें से एक तो है 3-PGAL, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो इसके साथ जो हमें सेकंड मॉलिक्यूल मिलता था वो हमने कहा था कि DHAP, जिसको हम डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं, वो बनता। और जो डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट था वो दोबारा कन्वर्ट हो जाता था इसमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। अब इसका मतलब हमें 2 फॉस्फोग्लिसरेटल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ एक तो हमें मिल गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, इस फ्रक्टोज की स्प्लिटिंग के बाद। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें एक और चीज़ मिली जो कि थी डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली यहाँ हुई है ग्लाइकोलाइसिस। ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये आपको पता है कि ये फ्रक्टोज जो है ये शुगर है। शुगर जब कन्वर्ट हुई इनटू 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में, तो हमने कहा यहाँ बेसिकली ये स्टेप होता है बेसिकली जहाँ से ग्लाइकोलाइसिस होती है। ये जो फ्रक्टोज 2 में कन्वर्ट होंगे ना, 2 मॉलिक्यूल में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट में, इसका मतलब इस स्टेप में ना यहाँ कहीं आके ग्लाइकोलाइसिस हुई। बेसिकली ब्रेकडाउन ही यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो ये मॉलिक्यूल है ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, इसका मतलब इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल अपीयरेंस थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये जो डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट है ना, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हमें जो है ना वो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मिलते हैं, वो फिर आगे जो है वो प्रोसीड करवा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये इंटरकन्वर्जन है, ये सारी की सारी एंजाइम्स जो है वो कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। यहाँ तक हो गया हमारा प्रिपरेटिव फेज, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया अपना प्रिपरेटिव फेज। जैसे ही हमें ये मिल गया, हमने कहा यहाँ तक हमारा प्रिपरेटिव फेज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ना नेक्स्ट हमने कुछ जो स्टेप्स डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करने हैं, और वो जिस फेज में हो रहे होते हैं उसको हम ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं। ये सेकंड स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी जाते हैं और 2 हाइड्रोजन भी देते हैं, और ये जो 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं वो कौन दे रहा होता है, वो देता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन देगा, इसका मतलब हम कहते हैं कि यहाँ ना फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में बेसिकली ऑक्सीडेशन हुई। इसका मतलब यहाँ जो है, यहाँ हमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन देखने को मिले, और ये सारे के सारे जो रिमूवल हुई हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की, ये आगे अटैच करेगी NAD, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हुई रिडक्शन, क्योंकि यहाँ गेन हुआ हाइड्रोजन का और यहाँ क्योंकि लॉस हुआ था, तो हम कहेंगे कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में हमें ऑक्सीडेशन मिलती है। यहाँ मैंने आपको कहा था कि यहाँ ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन दिए, और ये दिए इन्होंने NAD को। तो NAD को जब दिए तो यहाँ रिडक्शन हुई, क्योंकि यहाँ एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, यहाँ रिमूवल हुआ, तो यहाँ हमने कहा कि ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना होता है ना, फिर हमने कहा था कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। तो इस स्लाइड में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अगर हम PGL की बात करें, वहाँ ऑक्सीडेशन होती है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन के बाद ये जो है ना हाई एनर्जी को यील्ड करता है। हाई एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी बेसिकली वो फॉस्फेट बॉन्ड है जो कि ATP के फॉर्म में हमें मिल रहा होता है। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस के इस नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप जो है ना वो जाके अटैच हो जाएगा ADP के साथ, और वहाँ से कन्वर्ट होता था वो इंटू ATP। इसका मतलब हमें अपना फर्स्ट जो एनर्जी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP है वो मिल गया, ठीक है। जैसे ही 1,3 बिस फॉस्फेट ने अपना एक फॉस्फेट दिया, वो कन्वर्ट हो गया था इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम में भी मैं ये पॉइंट समझाती हूँ। अब आपको पता है कि जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ना, इसने अपना एक फॉस्फेट दे दिया था इस ADP को, वो कन्वर्ट हो गया इनटू ATP, ठीक है। कन्वर्ट हुआ जैसे ही, तो यहाँ से एक फॉस्फेट खत्म हो गया। तो एक फॉस्फेट खत्म होने के बाद ये जो बिस है ये बेसिकली फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और ये कन्वर्जन के बाद हमें ATP भी मिल गया क्योंकि एक फॉस्फेट दे दिया, ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फेट ने। इसके बाद कहते हैं कि इन्होंने कन्वर्ट होना है इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और वो जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हुआ था आगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। अब जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ना, ये अपना अब फॉस्फेट एक और देगा। अब यहाँ वापस समझें, हमने कहा था कि जो PGAL है ये भी हाई एनर्जी को यील्ड करता है। इसका मतलब ये भी अपना फॉस्फेट देता था, और फॉस्फेट देने के बाद हमें यहाँ ATP मिला। इसका मतलब ये भी ATP देने के लिए हेल्प कर रहा है। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि जो PGAL है वो भी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। उसके बाद हमने कहा कि जो PEP है ये भी हाई एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये भी हमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल देता है जो कि है ATP। इसका मतलब 2 ATP के मॉलिक्यूल अभी हमें मिल गया। तो जैसे ही फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने अपना फॉस्फेट दिया, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरुवेट, ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कहते हैं कि ये हाफ ग्लूकोज के बराबर है। इसका मतलब अगर हम पायरुवेट या पायरुविक एसिड की बात करें, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब ग्लूकोज जो था वो 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू 2 पायरुविक एसिड। इसका मतलब कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 2 बनते हैं, तो इसका मतलब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड जो है वो एक पायरुविक एसिड जो है वो हाफ ग्लूकोज के बराबर है? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, इसका मतलब हाफ ग्लूकोज ये, और अगर दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें पायरुविक एसिड, वो भी हाफ ग्लूकोज है, तो एक ग्लूकोज फिर 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। कहते हैं ग्लूकोज की बात करें, ये वो मॉलिक्यूल है जहां ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है, जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिले। ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस भी देखा, उसके रिजल्टेंट में हमें ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्टेंट में फिर हमें बेसिकली एटीपी मिलती हुई नजर आई थी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस डिस्कस किया कि कैसे ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू 2 पायरुवेट। इसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व थे, जो 1 बाय 1 स्टेप्स और चेंजेस हो रहे थे, वो हमने सारे के सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स और सारे के सारे चेंजेस जो है वो 1 बाय 1 डिटेल से देख लिया। इस प्रोसेस का हमने नेट गेन भी देख लिया, सारे के सारे चेंजेस भी देख लिए, सारे के सारे स्टेप्स भी डिटेल से डिस्कस कर लिए। मैंने आपको डायग्राम में भी वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, थ्योरी रिलेटेड भी मैंने आपको पॉइंट्स भी दे दिए, साथ साथ मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आई होगी। मजीद अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछिएगा। तो आज के टॉपिक में हमने बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट आने वाली जो हमारी लेक्चर वीडियो होंगी वो सेलुलर रेस्पिरेशन की नेक्स्ट जो स्टेजेस हैं उस पर बेस्ड होंगी। ठीक है, सो आपने कनेक्टेड रहना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।